माफ़ी चाहूँगा। मेरा एक पब्लिकेशन हाउस है जहाँ पर हम कहानियाँ, लतीफ़े, चुटकुले, दास्तान, आज़ाद कलम की बातें, गुलाम कलम की बातें, नज़में, गज़लें सब छापते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ख़त भी छापते हैं। आपको कभी भी कुछ भी छपवाना हो तो मेरे पते पर आ जाए। ये मेरा पता है, SK पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली के पास। खत से याद आया, अभी अभी मेरे पब्लिकेशन में एक ताजा ताजा नहीं, हाँ वही ताजा ताजा एक किताब छपी है खतों की, जिसमें से एक खत जो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इनायतों का कुआं जिसका कोई फर्श नहीं वो अर्श, जिस तरफ दुआएं जाती हैं लोग भी उसी तरफ जाते हैं, खाक में खाक होकर भूख की दुआएं भी उसी तरफ जाती हैं, जबकि खेत से, खिरमन से, पेट से इसके फासले का तखय्युल ख्वाब दीदा सा। कल्ब से भी उसी जानिब रवां है ये खत, जिनमें से कई खत तो नूर की रफ्तार से भी तेज पहुंचते हैं पते पर, कुछ तसव्वुर से भी तेज, कुछ परछाई से भी तेज। मगर इतने बड़े आलम में कुछ ऐसे बदनसीब खत भी होते हैं जिन्हें अर्श का गोशा नहीं मिलता, मगर फिर भी कोई खालियात नहीं है। नाकाम दुआओं की इबरत तो है, मगर मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या दुआओं से ही आगे बढ़ेगा कारवां? तमन्ना भी दुआ, आरजू भी दुआ, ख्वाहिश भी दुआ, इजहार भी और इकरार भी, और फिर दहर के कासिद भी हम, रहबर भी हम, शिफर हम, मखदूम हम, मुकाबिल हम, पर्दे में हम, गुमनाम भी हम, मकबूल भी हम, हमारा इल्म, हमारी जुबान, हमारा लहजा, हमारा खुदा। मखदूम हम, जन्नतम जहन्नुम हम, तिफल हम, जवान हम, बूढ़े हम, खाक हम कहानी, हम किरदार। अम्मी, ये तो अब्बू की आवाज है। अरे जा इस दर्द को पकड़ के लेकर आ। जी। अब्बा, अब्बा, अब्बा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे मैं पब्लिकेशन का पता बांट रहा हूँ लोगों को। अरे अब्बा, मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा। जब से हमारे पब्लिकेशन हाउस में आग लगी है, मेरे अब्बा पागल हो गए। अरे ये तो वही मनुष्य खतों की किताब है जिसके छापे जाने के बाद हमारे पब्लिकेशन हाउस में आग लग गई थी। चलिए अब्बा, घर चलिए, मैं इस किताब को जलाकर राख कर दूंगा। अरे बेटा डायलॉग क्यों मार रहे हो? मैं इस किताब को जलाकर राख कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान अरे मियां। जनाब, अरे जनाब, कैसे सब खैरियत? बिल्कुल बैठ। बड़े दिनों बाद। और क्या कर रहे थे? वही कुछ नया नहीं, हिम्मत ना हारने का ढोंग। क्या? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे थे? आप कब से इंतजार करने लगे सूफी साहब? फिर मुस्कुराहट को धक्का मारकर गिरा दिया। क्या? कुछ नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए। इस कमरे की सफाई कभी होती है कि नहीं? इस कमरे की सफाई होती है। असल में इस कमरे की सफाई की एक अलग ही कहानी है। सुनाओ, बहुत दिनों से तुमने दोहराई भी नहीं है, किसी के लिए ना सही खुद के लिए दोहराओ। और डायरी वाली बात बताना मत भूलना, पिछली बार भूल गए थे। कुछ कहा? नहीं, मैं तुम्हें ये इस कमरे का इतिहास बता रहा हूँ।
एक दौर में मैं डायरी लिखता था और मेरा उसूल था, क्योंकि दिन दुनिया में दिन भर में काफी झूठ बोलने पड़ जाते हैं, पर मैं अपनी डायरी से कभी झूठ नहीं बोलता था। अब एक दिन माँ ने वो डायरी पढ़ ली, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें बहुत बुरी लगी। फिर हुआ ये कि मैं यूनिवर्सिटी से लौटकर जब भी अपने कमरे में आऊं तो देखता साइज के हिसाब से किताबें छिन दी जाती। ऐसा लगता था मेरी सोच पर पहरेदार बिठा दिए। मैं पूछता ये क्या किया, तो बोलते सफाई। फिर शादी हुई, यही सब जारी रहा घर वालों का। तुम्हारी भाभी को तो हमारी माँ से भी ज्यादा बड़ा कीड़ा है सफाई का। अरे फिर मैंने कमरे में ताला लगाना शुरू कर दिया और मैं मानता हूँ 1 साल लगभग बीत जाने के बाद तक कमरे में ढंग से झाड़ू भी नहीं लगी थी। मकड़े के जाले झूल रहे थे, कोने कोने में धूल। फिर एक दिन कहीं बाहर गया तो लौटकर आया, देखा कि कुंडा लगा है बिना ताले के। ताला तोड़ दिया था क्या? तोड़ा नहीं था, आरी वाले ब्लेड से काटा था। अरे पूरा कमरा साफ। अंदर आया तो स्टूल पर रखा था। पर अच्छा ये हुआ कि सिर्फ सफाई हुई, हमारी लिखी बातों पर कोई तफ्तीश नहीं हुई। और अब ऐसे हो गया कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना तो मेरी लिखी बातों को कोई किरोता ना खोदता। बस रावत सफाई वगैरह कर देता है जुम्मे जुम्मे जब मैं मौजूद रहता हूँ। और ये भी हुआ कि पहली और हमारी आखिरी किताब भी छप गई खतों की। वाह क्या बात है। तो अभी ये मेरा ख्याल है कि ये वाला नाटक मिला के कुल 7-8 नाटक आपने लिख दिए। अब अपनी नाटकों की किताब भी छपवा दीजिए। कैसे मुस्कुराहट को धक्का मार कर गिरा दिया, बताओ कैसे, कल रात क्या किया तुमने उन नाटकों का? क्या कुछ कहा आपने? नहीं, ये आप कुछ खतों की किताब मैं बता रहा था, ये खतों की किताब छप गई जी। यही हमारी पहली और अब तक की आखिरी थी। अच्छा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, किस्सा याद आ गया। एक बात बताओ, ये कोठी में लोग माली वगैरह हमारे पीठ पीछे क्या मजे लेते हैं पता है? क्या? कि आदमी कमरे में नहीं धूल में रहता है। अरे आपकी वही शरारतें बदली नहीं अभी तक। आज बैठ जाओ। अरे पहले धूल को बैठ जाने दीजिए। अच्छा अभी मैं आ रहा था तो भाभी मिली थी। अच्छा। अब समझ आ रहा है, ताना मार रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि भैया नाक पर रुमाल बांध लीजिए, धूल से दसका लग जाएगा। बांध लेते तो बच जाते। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गई। पक्का आ जाओ ना? अभी एक और किस्सा है, सुनो। बोलिए। हमारी इस दीवार पर एक बहुत ही नायाब पेंटिंग थी। तो हम किसी काम से बाहर गए थे तो हमारे पीछे टूट गई। चलो टूट गई तो टूट गई। हमने घर वालों से पूछा कि भाई कैसे टूटी, तो जवाब पर गौर करो। कहते हैं ये दरवाजा जिधर से तुम अभी दोबारा आए हो, ये दरवाजा दीवार में सरकते सरकते इस दीवार से होते हुए इस दीवार में पहुंचा, यहाँ पेंटिंग को गिराते हुए वहां उस दीवार तक सरक आया और वहां सरकते सरकते उस कोने में झरोके तक जाकर रुक गया। अरे आप कहीं ये तो नहीं करे मैं आया इस तरफ से, आप भेजेंगे उस तरफ से? शायद आप भी ना जनाब, लेकिन गजब पे हो गए। सही है। अच्छा अपना नाटक हो गया? नाटक नहीं, कहाँ तक पहुंचा? नाटक ढोंग तक। ढोंग तक मतलब नाटक खुद ही ढोंग रच रहा है, मैं नाटक कैसे रचूं? किस बात का ढोंग रचा है, मैं समझा नहीं। नाटक ढोंग रच रहा है और कह रहा है कि अब वो नाटक नहीं बनेगा, उसको हकीकत में दिलचस्पी आ गई है। हकीकत में दिलचस्पी? नाटक को हकीकत में दिलचस्पी आ गई है? अरे जरा मुझे लगता है आपने इस बार कोई अपने नाटक में गजब की हकीकत क्या डाली है। मेरे भाई, मैंने लिखा और सोचा तो बहुत, और उसका कुछ बन नहीं पाया। बन नहीं पाया मतलब? कुछ नहीं लिखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या बात कर रहे हैं?
थिएटर बुक है, सारे एक्टर्स तैयार हैं, मैंने परसों से रीडिंग रख ली है, सबको एडवांस दे दिया है। 1 महीने की रिहर्सल तो मिनिमम चाहिए। जब कलाकार तैयार है, मंच तैयार है, फिर ये नाटक के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा, मैं यही सोच रहा हूँ। इसलिए तुम्हें बुलाया साफ बात करने के लिए। साफ बात मतलब? न्यूज़ नहीं देखते क्या? मुझे लगता है अब ये दौर नाटक लिखने का नहीं रहा। सभी कहानियों का अक्स तालमेल में मारा जा चुका है। क्या लिखूं? एक नाटक जो चल रहा है, मैं उसी नाटक पर एक नाटक लिख रहा हूं। मंच का पर्दा खुलने के बाद नाटक के रूप में फिर किसी पर्दे का बनना, फिर नाटक खत्म होते होते उस पर्दे का स्टेज के पर्दे में बदल जाना, फिर पर्दे बंद हो जाना, नाटक खत्म हो जाना। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि क्या लिखूं। मुझे ब्रेक लेना चाहिए या लिखना छोड़ दूं? अरे जहां सभी कहानियां किसी धारदार चाकू से, तलवार से काटी जा सकती है, काटी जा रही है, किसी फल, सब्जी या मुर्गी की तरह, मैं क्या लिखूं? इश्क, मुल्क, मज़हब, मजाक, या फिर एक नया सा नायाब पर्दा? ओवर थिंकिंग जनाब, ओवर थिंकिंग। आप लिखना क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, इस नाटक के बाद कहीं बाहर चले जाइए, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। हम लास्ट टाइम मिले थे, हमने एक लव स्टोरी डिस्कस की थी, आप बोल भी रहे थे कि वो बहुत अच्छी थी। उसको आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम थी? वो कहानी मैंने आगे बढ़ाई थी, उसका जो ढांचा बना उसमें एक ऐसा मोड़ आया जहां अदब ने मोहल्लत को मार दिया। मतलब एक महबूबा का अपने आशिक को शुक्रिया कहना कि मोहब्बत में तुम तजुर्बे की वजह बने। बोलो, जहां आशिक इश्क कर रहा है और महबूबा महज इश्क का तजुर्बा, अफसाने को लाश कर दिया। फिर मैंने एक और कहानी सोची, उसमें आशिक ने दास्तान के अंत में फना होने से मना कर दिया। तो जनाब जैसा किरदार चाहता है वैसा लिख दीजिए। अगर वो जीना चाहता है, मोहब्बत में लुटना नहीं चाहता, मतलब आपके हर कहानी में आशिक से उम्मीद क्यों होती है कि वो रांझा ही निकले, मजनू ही हो? पर्दे के भीतर पर्दा तो आप खुद बना रहे हैं, हकीकत लिख दीजिए ना। और दूसरा, अगर वो लड़की शुक्रिया कहकर जा रही है इश्क के तजुर्बे के लिए, तो दिखा दीजिए वो इसी तरह तजुर्बा ले लेकर एक दिन इश्क में माहिर हो जाएगी। आस्था, पास था, तुझको खो के क्या बचेगा, जीने का कोई रास्ता। पीले दारू, मार सुट्टा, फिर गली गली खास्ता। मुझको आशिक तू बनाकर हो गई है फाख्ता। कम से कम अब जल रहा है, पहले ठंडी राख था। मैं फिर रहा हूँ तुझे पाने की कसर को नापता। मैं ना खुदा हूँ ना दवा हूँ, क्यों मेरी माला जापता? तुझको ना छूने का है ना देखने का राब्ता। वो एक कहानी दास्ता थी, भूल जा वो ख्वाब था। याद है वो क्या सुबह, वो चाय पहला नाश्ता। दौर है बदला के अब पूछा कर, कॉफी पिज्जा पास्ता। लाया तो था पिज्जा में, तेरा फास्ट था। भूल जाइए सारी बातें, वो पास्ट है, वो पास था। तो इन 4 सालों में कितनी बदल गई आस्था। जहर तू ये पी ले, तू मेरे इश्क का पहला डांस। आस्था, पास था, आस्था, पास था, आस्था, पास था। आस्था। बकवास। तुम्हारी बात बस क्रिएटिव है, ठीक नहीं है। मेरा नाटक एक सजेशन नहीं होना चाहिए मेरी सोच के एक्सपेरिमेंट का। और फिर ये आशिक कहाँ, शाना आशिक है। और फिर ऐसे ख्यालों की प्रूफ रीडिंग के वक्त। प्रूफ रीडिंग भी तो साहब आप खुदा से करवाते हैं। ये कला है, खेल है, इसे खेल रहने दीजिए, इबादत मत बनाइए, इबादत की तरह करिए बस। और इस करने वाली इबादत को क्या कहेंगे? बी प्रोफेशनल। अच्छा देखिए, जो लोग देखना चाहेंगे वही दिखाएंगे ना, इतना सीरियस मत लीजिए। Somewhere somehow you have taken this one very seriously. देखिए, ये सारे लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। आप देखिए इनके चेहरे, देखिए ये मासूम से चेहरे, ये सारे लोग एंटरटेन होने के लिए आए हैं। आप पर्दा हटाइए, बनाइए, जलाइए, आप कुछ भी करिए, ये सारे लोग जो बैठे हैं ना, ये सब लोग एंटरटेन होना चाहते हैं बस। तू अभी बोल रहा था इबादत मत बनाओ, इबादत की तरह करो। एक बात बता, तू इबादत की तरह करता है? बिल्कुल करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। कैसे? पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ, सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम करता हूँ, अच्छे से होमवर्क करता हूँ, पंक्चुअल रहता हूँ। प्रोफेशनल रहता हूँ? बिल्कुल।
प्रोफेशनल साहब। जनाब देखिए, प्रोफेशनलिज्म ही है। बोलो। जनाब प्रोफेशनलिज्म ही है और कुछ नहीं है। अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं घंटा यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अब ये देखिए, मेरा वक्त भी तो कीमती है। जैसी सूरत आज है वैसा आप लिखना नहीं चाहते। आज का रांझा या तो सियाना है, या तो बचकुंडी है, या एक कट्टर आशिक है। या तो लाला को हासिल करेगा वरना काट डालेगा। और मैं जानता हूं ऐसा रांझा आप नहीं लिखेंगे। और जैसा रांझा आप लिखना चाहते हैं वो हमारे लिए पर्दे के भीतर पर्दे बनाने जैसा है। आप इन लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर इनको देखने को कह रहे हैं। ये तो और भी बड़ा धोखा है ना। और पुराने इतिहास की हकीकत जो आप चाहते हैं कि आज भी कायम होती, उसको आप अपनी बातों से कायम रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है आपके कंफ्यूजन की। जमाना बदल रहा है, बदलिए। थैंक यू। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे अपनी सोच किसी सूरत पर पिन करनी थी। थैंक यू नोटिस बोर्ड बनने के लिए। जा सकते हो तुम। मैं कुछ नहीं लिख रहा, ना तुम्हारे लिए ना खुद के लिए। देखिए मैं क्या बोलूं, क्या करूं मैं। आप गिवन टाइम पर नाटक नहीं दे रहे। आप एक काम करिए, आप पुराने नाटकों से कुछ अडॉप्ट करके दे दीजिए, पर प्लीज परसों तक मुझे दे दीजिए प्लीज। सभी कहानियां तालमेल की रफ्तार में क्रैश हो गई। मेरे पास सच में कुछ नहीं है भाई। जहन में ना तो कोई मिसाल है ना कहानियां, बस कुछ किरदार हैं, और किरदार जो खुद अपनी कहानी बदलना चाहते हैं। अब तुम बताओ, जो किरदार खुद अपनी कहानी बदलना चाहते हैं उन्हें मैं अपने लफ्जों से कैसे तस्वीर कर दूं, कैसे लिख दूं? तो दे दीजिए पुराना वाला प्ले ही, मैं खुद ऊपर नीचे कर दूंगा कुछ उसमें। वो सब तो जला दिए। जला दिए? मुझे वो किसी काम के नहीं लगे। तुम मुझे राइटर मत कहा करो, मैं कोई राइटर नहीं हूं, ना ही मुझे राइटिंग की बीमारी है। सच कहूं तो मैं एक पोस्टमैन हूं। तुम यकीन नहीं मानोगे लेकिन खुदा और शैतान मिलते हैं। इनमें मुलाकात होती है, ये एक दूसरे को मुझसे खत भिजवाते हैं, बातें करते हैं। अब मैं कला से डरने लगा हूं। 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 आपके नाटक का एक डायलॉग याद आ रहा है। कलाकारी में गहराई है, गहराई में अंधेरा है, और अंधेरे में डर। अगर आपको ये अंधेरा जीतना है तो कई दफा मरना होगा आपको। खुद ही अपने जनाजे को 4 कांधे देकर आगे बढ़ना होगा। आप शर्मिंदा ना हो इस बात से कि आपको जन्नत और जहन्नुम दोनों तरफ जाना पड़ता है। आप अपने इस बेचैन ख्याल को लगाम में ले आओगे, आप खुद को बचा लोगे। मन के भीतर के इस नाटक के दौरान भी मैं नाटक लिख सकता हूं, मैं नाटक लिख रहा हूं, मैं नाटक जी रहा हूं। आप देखने जरूर आना। तो लिखिए। इश्क, मुल्क, मजहब, मजाक, ईमान, अक्ल, नस्ल, दोस्त, दुश्मन, क्या लिखूं? जहाँ कहानी एक धारदार चाकू से, तलवार से काटी जा सकती है, किसी फल, सब्जी या मुर्गे की तरह, वहाँ मैं क्या लिखूं? कहानियाँ। ठहरी कहानी, रवा कहानी, बूढ़ी कहानी, जवा कहानी, कल की कहानी, आज की कहानी, तबाही की कहानी, परवाज की कहानी, खत की कहानी, दवात की कहानी, शहर की कहानी, देहात की कहानी, जमीन की कहानी, ख्वाब की कहानी, कबाब की कहानी, भूख की कहानी, खुराक की कहानी, जुनून की कहानी, खून की कहानी, गरम कहानी, ठंडी कहानी, ऊन की कहानी, जंगल की कहानी, शहर की कहानी, शांति की कहानी, कहर की कहानी, गजल की कहानी, रुबाई की कहानी, जहर की कहानी, भीड़ की कहानी, रथ की कहानी, साथी की कहानी, सार की कहानी, खाक की कहानी, तन्हाई की कहानी, कुनबे की कहानी, राजा की कहानी, रानी की कहानी, जुगनू की कहानी, मुगलों की कहानी, किले की कहानी, मेहताबों की कहानी, बेताबों की कहानी, दियों की कहानी, चूल्हे की कहानी, चौक की कहानी, चौपाल की कहानी, सरहद की कहानी, ट्रेन की कहानी, कैनवस की कहानी, रंग की कहानी, चलन की कहानी, चमड़ी की कहानी, चमड़े की कहानी, धूल की कहानी, मिट्टी की कहानी, इश्क की कहानी, अश्क की कहानी, धुन की कहानी, ढोलक की कहानी, रक्स की कहानी, सेहरे की कहानी, फेरे की कहानी, रब की कहानी, मुरीद की कहानी, दवाई की कहानी, जुल्फों की कहानी, आंखों की कहानी, बदन की कहानी, दफन की कहानी। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं बताइए? परसों तक नाटक दे देंगे? देता हूँ कुछ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूं? मैं नाटक का आइडिया या खुद एक नाटक? अब ये आपको खुद बताएगा। इसे मेरा ख्याल आने से पहले न जाने कितने ख्याल आए थे, फिर अचानक इसने सारे ख्याल नकार दिए। उन नकारे हुए ख्यालों की अफरा तफरी में मैं अब भी उस जहन के हिस्से से बहुत दूर थी जहाँ वो नकारे हुए ख्याल हंगामा कर रहे थे। पर मुझे ज्यादा देर नहीं लगी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि अब भी उसकी आंखें उसके मन के भीतर थी। मैंने अब तक हार नहीं मानी थी। कश्मकश में जैसे वो कश्मकश ढूंढ रहा था। अगर किसी ख्याल को जहन में रुकी हुई आंख देख ले तो उस ख्याल की जुस्तजू और बढ़ जाती है उस आंख के भीतर आने की, ताकि वो उस आंख की छज्जे से दुनिया देख सके। वो अब भी उन नकारे हुए ख्यालों की कलेश को आंखों रखे बैठा देख रहा था। भला कौन देता है इतनी अहमियत नाकाम ख्यालों को? क्यों दे रहा था वो इतनी अहमियत? मगर अब भी उसकी निगाह मुझ पर पड़ी नहीं थी, क्योंकि शायद उसे खुद नहीं पता था। और देखते ही देखते उसकी आंखें उस जहन से वापस लौटने लगी और सारे नाकाम ख्याल मिलकर उसके उस जहन के तमाम नाकाम ख्यालों को आवाज दे रहे थे। ये देख के मुझे अंदाजा हो गया कि उसकी आंख लग गई है और सारे नाकाम ख्याल मिलकर उसकी उस नींद के बुरे ख्वाब की तैयारी कर रहे थे। और कहीं से ख्यालों की भीड़ चल के आ रही थी। कोई रंग ला रहा था, कोई सूरज तो कोई सितारा। कोई रोशनी में अंधेरा डाल रहा था, कोई अंधेरे में रोशनी। कोई समंदर पर प्रेस कर रहा था, सिलवटें मिटा रहा था उसकी। तो कोई आग की पतंगे बैठ के उड़ रहा था, तो कोई रेगिस्तान पानी के बुलबुले में कैद कर रहा था। तो कोई ऐसा भी था जो इस जहन के आसमान के जो दो सितारे हैं उनकी पहलवानी के मजे ले रहा था। तो कोई आंख का पुतला जला रहा था। तो कुछ ख्याल ऐसे भी थे जो कब्रों से निकलकर जनाजे उछाल रहे थे। इसे जो पता चला था वो सही पता चला था। ये जन्नत और जहन्नुम के बीच का पोस्टमैन है, जो इंसान बने रहना चाहता है, कलाकार बने रहना चाहता है। तो कुछ ख्यालों की अदला बदली कर रहे थे। कोई सूरज के बदले जनाजे ले रहा था, कोई रोशनी के बदले अंधेरा, कोई मुर्दे के बदले समंदर मांग रहे थे। भला ख्यालों को कहाँ अपनी उम्र और हैसियत का पता होता है। मैं भी उस भीड़ की कश्मकश में उनके साथ चलने लगी और देखते देखते वो आंखों के करीब पहुंच गए और सारे ख्याल आंखों के भीतर इतनी तेज दाखिल हुए कि लगा जैसे शायद उसने करवट बदली है और आंखें ठसाठस ख्यालों से भर गई और बुरा ख्वाब शुरू हो गया। किस तरह वो पानी के बुलबुले में कैद रेगिस्तान को बनता हुआ देख रहा था। वो रंगीन रेगिस्तान जहां हर टीला अलग अलग रंग का था। मुझे ये ख्वाब अच्छा सा लग रहा था। फिर अचानक किसी ने उस रंगीन रेगिस्तान से मुट्ठी भर रंग उठाकर जनाजों की कफन में रंगोली बना दी। कुछ ऐसे ही थी सपनों में ख्यालों की सियासत। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उन ख्यालों को कहीं जाते हुए नहीं देखा। आंखें खाली थी। मैं पहली आंख से दूसरी आंख से तीसरी आंख की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसकी पहली और दूसरी आंखें खुल गई और मैं उसकी नजर में आ गई। अब ये मुझे लिखेगा। उठो, लिखो ये। मैंने तुम्हारे ख्वाब को एक नज्म बना दिया है। अच्छा, मेरा नाटक थी ना नाटक का आइडिया? मैं इसके ख्वाब में फंसी हुई एक नज्म थी? नहीं, तुम्हें थिएट्रिकल लिबर्टी लेके बनाया गया है, और या फिर तुम इसके ख्वाब का कोई टेलीप्रॉम्प्टर थी। तुम इसे लिखने दोगी वरना भूल जाएगा। बहुत बुरा ख्वाब था। यहाँ हालात बड़े हैं और हकीकत छोटी, इसलिए ख्वाब अटपटे हैं। वो मत सोचो, तुम बात भूल जाओगे। लिखो जल्दी। ये खूबसूरत सा बाग, ये खूबसूरत सी दुनिया, कुछ साथी जानवर और परिंदे, इस बाग में सब मजे में है। थोड़ा तराश करके बोलो। नहीं, इस बात को आसान ही रहने दो। तो लिखो, ये खूबसूरत सा बाग, ये खूबसूरत सी दुनिया, कुछ साथी जानवर और परिंदे, इस बाग में सब मजे में है। फूल लोहे के हैं,
फूलों को पिघलाकर कांटों को टक्कर देने वाली कीले बना रहा है। कुछ वक्त पहले इस बाग की हुदूद में माली का घर बन रहा था, पर अब पता चला है कि वहां माली का घर नहीं, उसका कारखाना खुल गया है, जहां वो फूलों के कांटों को टक्कर देने वाली कीले बना रहा है। लोहे के फूल तैयार किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट होंगे। बाग बदलने वाला है। बाग बदलने वाला है, जमाना बदल चुका है। ये फिर से नाटक लिखने के चक्कर में मैंने चिट्ठी लिख डाली। ये बेशक चिट्ठी है, पर इसमें बेशुमार नाटक भरे हुए हैं। ये कायनात बनाने वाला शख्स कब से धरती की खोज में लग गया? तुम्हें पता है? अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो तब तक स्टेज पर पहुंचकर कॉमेडी शुरू मत करिए जब तक कि आपको डर लग रहा है। क्यों? या तो डरिए ही मत। क्योंकि अगर वो डरेगा तो दर्शकों को कैसे मजबूर करेगा कि वो अपने डर को कुछ देर के लिए भूल जाए। तो क्या पहली बार इस दफा मैं कोई कॉमेडी नाटक लिखूं? क्या बात कर रहे हो? भागो। ये तुम्हारा जॉनर नहीं है। तुम हीर रांझा जमाने इतिहास की बातें करने वाले से कॉमेडी लिखेगा? हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे इसमें। तुम रूहानी बातें करने वाले संजीदा इंसान हो, कॉमेडी लिखना तो दूर, कॉमेडी सोच भी कैसे सकते हो? छी! अगर तुम कोई रूहानी नाटक कहना चाहते हो तो ठीक है, सही कहते हो, उन्हें लिखो तुम। वो है तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे मन का आईना। खबरदार आइंदा से कॉमेडी लिखने की बात भी। फिर क्या लिखूं? लव स्टोरी लिखो। लव स्टोरी वही जिसमें आशिक क्लाइमेक्स में फना नहीं होना चाहता। इस किरदार में दम है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पर वो आशिक कहानी में फना होने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्लाइमैक्स में मरने के लिए तैयार हूँ। अब क्यों? कहानी का दम घुटने से तो अच्छा है कि किरदार का दम घुट जाए, और शायद मेरी ये मौत इस किरदार को अमर कर दे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जो प्रेम पत्र है वो रूमी लिखते तो वो खत क्या होता? मतलब? मैं आशिक को रूमी का दिमाग दे रहा हूँ। क्या एक नौजवान आशिक को तुम एक बुजुर्ग का दिमाग दे रहे हो? हाँ, क्या होता वो खत? एक वक्त में एक ही दिल मगर गजलें हजार। जब एक दिल को एक ही गजल रास आई तो शायर ने देने से इनकार कर दिया। मैंने दुआ मांगी मगर गुजारिश नहीं की। गुजारिश करता तो अकीदत से भरी मीना फूट जाती, और फिर शायर खुद को पीने से नहीं रोक पाता। नशे में मेरी दुआ अगर वो कबूल भी करता तो ये मोहब्बत के साथ फरेब हो जाता, तेरे साथ फरेब हो जाता। उस फरेब से बचने के लिए मैंने खुद की गजलें लिखना चाहा, लिखी भी। पता है मेरी गजल में खुदा की गजल जैसा सब कुछ था। जिस्म भी, सांस भी, गुलाबी रुखसार, कानों में आवेजा, परिवश हुस्न, बरके निगाह, मगर फिर भी दिल गुंथे की तरह बंद। ये सब लफ्जों में, जुमलों में, तुकबंदियों में था, मगर एक चीज थी जो मैं लफ्जों में भी ना बना पाया। वो थे मेरे गजल के कान। आज भी मेरी गजल बह रही है। शायद इसीलिए तुम में मेरी दुआ, मेरा इजहार असर नहीं करता। वैसे लफ्जों में तो मैंने खुदा को भी बना लिया, मगर कान उसके भी ना बना सका। कान उसके भी ना बना सका। क्या ये वही शख्स है जो फूल की तरह नाजुक होकर प्रेम पत्र सुन रहा है, जो ये कह रहा था कि इस बार वो आग लगाएगा, सारे पर्दे जलाएगा? रहने दो, हमारा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है, तुम अपना खत पढ़ो।
खून दंगे में मोहताज जिगर का, मोहब्बत में दिल का है। सांसों को थोड़ी मर्जी दे, दोनों को आजमा। तेरा जन्मदिन तेरी माँ को मालूम है, पर तेरी मौत की तारीख उसे भी नहीं मालूम, मगर मुकर्रर है। मैं आईना हूँ पर तेरी मौत पर मुझे वहाँ कोई लेकर नहीं जाएगा जहाँ तू मरा पड़ा होगा। मगर क्या फायदा, तेरी आंखें तो बंद होंगी। तो विकल्प ना कर कि अपने लोगों के लिए शहीद होने के बाद तू खून में लथपथ कैसा दिख रहा होगा। तेरा परिवार बिलख रहा होगा, मगर एक फक्र होगा उन्हें कि तो अपने लोगों के काम आया। काश उस वक्त अपना लाल जिस्म देख पाएगा तो कितना फख्र होगा तुझे। अभी देख उस जिस्म को और कर कल्पना, भूल डाल दुश्मन को, तूने दिल और जिगर दोनों से काम नहीं आया, तू मारा गया परछाई की खातिर अदा की तलब में। तभी उस शरीर की भी कल्पना कर। अब इन दोनों कल्पनाओं में से एक धारण कर, उठा हथियार और लगा नारे। और इन अखबारों की इस बात को गलत साबित कर। कितने नारों की आवाजों की गूंज में जेबों से कब्र से निकल आए होंगे हाथ। और कितनी देर वो ठहर पाएंगे अपने ही कद से ऊपर। हाथ कद के ऊपर जम चुके हैं, अब नीचे नहीं होंगे। प्रण कर। तारकोल की सड़क कितने दायरे में मोम की थी, अब मोमबत्ती जलाकर नहीं हथियार से बात होगी। कितनी जुबानों ने बूट पहन लिए थे, अब नंगे पांव नंगी जुबान से तकरीर होगी। वो इनकलाबी था तो आगे कितने सलीके से क्यों चल रही थी लौ की तरह। पूरा शहर जला दो। तुमने अपनी प्रेमिका को वो खत भेजा, उसके बाद पहली मुलाकात एक बाग में होगी। वहां तुम क्या बात करोगे, सोचा है? इजहार करना चाहिए इसे। नहीं नहीं, इजहार का इशारा। तो जो वो प्रेम पत्र है वो क्या था, इजहार या इजहार का इशारा? इजहार ही तो था एक तौर से। अभी तुम्हें कई दफा काटा पीटा जाएगा मजनू, अभी कई दफा कूड़ेदान में जाओगे तुम। तुम्हें बुरा लगेगा, तुम खुद को बनते हुए मत देखो। अगर देखना चाहते हो तो खामोश रहो। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं, इसलिए सब्र से बैठो और खुद को बनते देखो। जब नाटक की पहली शक्ल बन जाएगी तब हम सब साथ में मिलकर नाटक में टहलने जाएंगे। तब तुम साथ रहोगे, तब तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। देखो, मैं कहता हूँ कि फूल को तोड़ो मत, उसको वहीं पौधे पर ही रहने दो। अब इस इश्क को इम्प्रोवाइज करो इसी हद में, और इसी हद में आजाद इश्क लिखो। मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जरूरत होगी तो जरूर पूछेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि सांवले माथे पर जब अपनी दोनों आईब्रोज सिकोड़ती है तो जो फोल्ड होकर उसकी दोनों आईब्रोज के बीच में दिखते हैं वो फोल्ड ना हो कि कोई फोल्डर हो। रांझा उसे पहली बार देख रहा है। वो कैंटीन पर बैठी अपनी किसी सहेली की दलील को सुन रही है। बोहे सिकोड़कर नूर पर धूप पड़ रही है और हवा ने इसकी जुल्फ को जो धूप में भूरी पड़ गई है एक लट निकाल ली है जो लचक लचक कर लबों के आसमान में झूल रही है। एकदम से उसने उस लट को कान के पीछे किया और जुल्फों के झंडे में डाल दिया। मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं खूबसूरत हूँ, मगर मुझे और खूबसूरत कीजिए। जो बात अभी मजनू से कही गई है लैला, वो तुम्हारे लिए भी है। तुम अपना आज देख रही हो, हम तुम्हारा कल देखकर तुम्हारा आज लिख रहे हैं। और लैला, अब बस तुम ये ध्यान दो कि तुम मजनू के सवाल का जवाब क्या दोगी बाद। तुमने सवाल सोच लिया मजनू? हाँ, सोच लिए। ठीक है, तो आप बाग में हैं, लैला आती है। मजनू लैला को देखकर मोहित होता है। लैला की आंखें झुकी हुई हैं। आंखें क्यों झुकाऊं मैं? क्योंकि तुम्हें इससे पहले किसी ने नहीं छुआ। तुम्हें उम्मीद तो है कि आज नहीं तो कल मजनू तुम्हें छुएगा, तुम्हें अपनी बाहों में भर लेगा। और टेक्निकली ये भी कि इश्क की किताब के अलावा तुम्हारे जीवन में कोई और किताब नहीं आने वाली। तुमने साइकोलॉजी एंड लव नहीं पढ़ा, आर्ट ऑफ सेडक्शन नहीं पढ़ा, तुमने बिल्कुल चतुराई नहीं है। यही तुम्हारा किरदार है, इसलिए समझो लैला, समझो। तुम्हारे दौर की लड़की अब डंबल नहीं उठा रही। आप किस दौर से हैं फिर? मुझे भी थिएट्रिकल लिबर्टी लेकर बनाया गया है। क्या आप भी किसी का ख्याल है? शायद। तो लैला नजर झुकाए हुए मजनू की ओर आ रही है। मजनू उसको देखकर मुस्कुराता है, वो भी मन मुस्कुराती है। दोनों करीब आते हैं, फिर दोनों में बातें होती हैं। लैला, हाँ मजनू, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। मजनू, अगर मैं तुम्हें शुक्रिया कहूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पर मुझे शुक्रिया क्यों कहोगी तुम? तुमने मेरी तारीफ की ना, इसीलिए। लैला, हाँ? दिल है क्या? दिल? वो क्या? एक सौदा करें? नगद है क्या? पहले सौदा तो सुन लो। हाँ, क्या? हमें तुम्हारे सीने में एक दिल बनाना है। दिल के कारीगर हो क्या? हाँ, शायद। दिल बनाने में दर्द होगा क्या? धड़कन, राहत, तड़प, हसरत, इश्क, खलिश, बर्बादी, ये सब भी मिलेगा क्या? हाँ, एकदम मुफ्त। फिर तो बना दो।
तुम कहानी में फना होने के लिए राजी हुए, मुझे अच्छा लगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस नाटक से सभी आशिक फना होना सीखे, बस उन्हें सच्चाई का मायार पता होना चाहिए। आधा आशिक और आधा रेपिस्ट नहीं चलेगा, कम से कम मेरे नाटक में तो नहीं। उस बात का क्या, जो गुलाब के पत्तियों के भी चिप्स आने वाले हैं मार्केट में, उस मसाला में इत्र छिड़का जा रहा है। मुझे इस इश्क की जिंदगी अच्छी लगी। अब सोचो कि जिस भी इलाके, जिस भी शहर में तुम रहते हो, वहां एक रेप होता है। तुम अपनी महबूबा, अपने इश्क को दिल में रखे एक आंदोलन शुरू करते हो, लोगों को जगाते हो। तुम अब शर्ट पैंट से एक सफेद कुर्ते में, अलीगढ़ कट पजामे में, लखनवी टोपी लगाए पूरे शहर की 2 महीनों से खाक छान रहे हो। हाथ में एक काली छतरी भी रहने लगी है। इनके लिए मेरे पास एक खत है, अगर पढ़ा जाए तो। पढ़ो। इश्क में मसरूफ होने चला था मजनू, बदलती दुनिया और बदलती बाग में। मजनू, तुम ये खत जमाने के सामने पढ़ोगे। फर्ज करो कि तुम किसी नवाब के यहाँ माली हो। नौजवान माली? क्यों, माली नौजवान नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है, पर मैं मजनू को माली तस्वुर नहीं कर पा रहा हूँ, और एक माली को नौजवान। मजनू को माली ही रहने दो। क्यों? अगर वो माली होगा तो लैला के लिए जब चाहे कितने भी फूल लेके आ सकता है। बकवास। बकवास तो तुम कर रहे हो। मजनू एक माली है और वो हर मुलाकात में लैला के लिए अलग अलग तरह के फूल लेके आता है। तो मजनू, लैला उससे पूछेगी, मजनू तुम ये फूल कहाँ से लाते हो? तो पता है मजनू क्या बोलेगा? वो नवाब के यहाँ माली है। बहुत खत्म। लैला को फूलों से एलर्जी है। ये कब हुआ? अब मैं लैला के किरदार में ये चीज बदल रहा हूँ, और मजनू नवाब के यहाँ ड्राइवर है। बात खत्म। ठीक है, मजनू को नकाब पहना दो और वो जबरदस्त मास्क लगा के आंदोलन कर रहा है। क्यों? मिस्टीरियस लेवल। हाँ। शट अप, ये हॉलीवुड की फिल्मों का भूत। हमारी रियलिटी से ज्यादा नायाब और कुछ है? उसी सफेद कुर्ते में, अलीगढ़ कट पजामे में, लखनवी टोपी लगाएगा हमारा मजनू, काली छतरी के साथ तकरीर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मजनू, नवाब पाक इलाही पीरजादा का मुलाजिम, आज उनके हुक्म पर सारे जमाने को एक जलसे की दावत देने आया हूँ। सभी मुजरिम, सभी मुलजिम, सरकारी गैर सरकारी, सभी कातिल, झूठे, मक्कार, वहशी, सभी को तहे दिल से बुलावा फरमाता हूँ। आगे नवाब साहब लिखते हैं कि आज मैं वहशियत की दास्तान लिखूंगा तवायफ को बाहों में भर के। फरिश्ते भी आएंगे लेकर अफसराएं मेरी खिदमत में। एक अजीब सा मंजर होगा जहां तुम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अफसराओं के लबों पर मैं की ओस होगी और फरिश्तों के प्याले में यकीनन जहर। मैं पीऊंगा एक हसीन शाम की खातिर हसीन मेहमानों के लिए। मेरी इस महफिल में मेहमान तुम सब हो। मैं घुंघरू लिए बैठा हूं, तुम आवाज लेकर आना। फिर उस महफिल में एक मुकाबला होगा रक्स का, जहां अंगारों पर तुम सबको नाचना होगा। लेकिन डरना मत, तुम सबको नशा भी होगा मेरे इत्र की खुशबू से। रात मेरे संग हंसेगी, सुबह थूकेगी मुझ पर, तब मेरी तौहीन का मौका मैं तुम सबको दूंगा। एक खिड़की मोहतरमाओं के लिए खुली रखूंगा ताकि हवा आती रहे और उनकी जुल्फें उड़ती रहें, उनकी अदाओं में कोई कमी ना आने पाए। फिर अपनी मोहब्बत की जुल्फें खोलूंगा, बालियां भी उतारूंगा, फिर सरेआम जलील करूंगा। फिर अफसराओं के चेहरे पर तेजाब फेंकूंगा। जिस्म की महफिल में हुस्न खामोश होगा, घुंघरुओं की बस आवाज होगी। अप्सरा, साकी, फरिश्ते, महज दर्शक, मोहब्बत की खाना खराबी। मेरी इस महफिल में ना वजूद मेरा होगा ना आपका, ना हुस्न का, ना जिस्म का, ना फरिश्तों का, ना अप्सराओं का, ना खुदा का, सब बराबर। कितना लुत्फ होगा ऐसी महफिल में, ऐसे जश्न में, ऐसे जलसे में जहां सब बराबर। मुझे मालूम है कि आप में शिरकत करने मेरी इस महफिल में कोई नहीं आएगा, मगर फिर भी मैं आप सबका इंतजार करूंगा। तो सभी हजरात अपना कागज कलम निकाल कर इस जलसे का पता लिख लें। मशहूर अहमद दर्जी वाले के सामने, मीराबाई कोठा, जीबी रोड, नई दिल्ली। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं सबके लिए। मशहूर अहमद दर्जी वाले के सामने, मीराबाई कोठा, जीबी रोड, नई दिल्ली। मीराबाई कोठा, जीबी रोड, नई दिल्ली। एक आशिक जो एक लड़की को चाहने लगा, फिर उसे इजहार भी कर दिया और वो मान गई। दोनों के इश्क का फूल खिला ही कि किसी ने उस पौधे पर एक फूल मसल दिया। तो
कहीं किसी इलाके में लाठीचार्ज हो गया और ये वहां से फरार हो गया। लैला ने तुम्हें रोकना भी चाहा कि तुम ये आंदोलन ना करो, पर अब लैला सिर्फ मजनू का इंतजार कर सकती है। मजनू ने लैला को 2 महीने से देखा भी नहीं है। लाठीचार्ज के बाद से, पुलिस पर हमला करने के बाद से मजनू फरार है। देखा, मेरे सारे ख्याल तुम्हें बनाने में लग गए। मैं खुद तुम्हें जी रहा हूं। कुछ रेशे तुम में मेरे जीवन और मेरे तजुर्बे के भी आ गए हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं मजनू, अगर तुम वाकई में होते तो इस वक्त क्या कर रहे होते? इस वक्त शायद मैं किसी बहुत खस्ता सी जगह पर हूँ, पानी चू रहा है और मैं टूटी हुई कुर्सी के पाहे को ठीक कर रहा हूँ, उसमें एक कील ठोक रहा हूँ और फिर तुम्हारे हाथ में हथौड़ी लग जाती है, साथ ही में पीछे दरवाजे के पास घड़ा फूटता है, तुम पलटते हो, पुलिस की राइफल से गोली निकलती है और यहाँ लैला की आंख खुल जाती है। वो एक ख्वाब देख रही थी। फिर अगले दिन वो तुम्हें किसी भी तरह ढूंढती है, तुमसे मिलती है और वो आकर तुम्हारे साथ इस आंदोलन में जुड़ जाती है। तुमने सबको बुलाया मजनू बनकर, खुदा को भी आमंत्रित किया था, कोई नहीं आया ना, मैं आ गया। जानते हो तुम्हारा हुनर क्या है? लिखता हूं। नहीं, तुम्हारा हुनर यह है कि तुम कई बार मेरी तराशी हुई चीजों को ना और तराश देते हो। वाह, सच कहूं तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं धरती की खोज में कामयाब हो जाऊंगा। मैं तो कसम से बस जब से हूं इम्प्रोवाइज करता आया हूं। कसम से? यहाँ पर सब आपकी कसम खाकर बात करते हैं, अभी आपने किसकी कसम खाई? देखो, तुम्हारे खुदा की भी वही आदतें हैं जो तुम्हारी हैं, तो हो गया ना साहब। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करता हूं। तुम तो राइटर हो ना, चलो इस बात का एक अच्छा सा जवाब बना करके दो कि सारा जमाना खुदा की कसम खाता है, और अगर खुदा भी किसी की कसम खाएगा तो किसकी खा सकता है? ये मैं कैसे बताऊं? इम्प्रोवाइज करो। इम्प्रोवाइज करो। रोशनी की, गर्मी, अंधेरा, सूखा, नमी। नहीं, इन सब चीजों को तो मैंने सही जगह और सही दूरी पर रखकर धरती को जिंदा किया है। मैंने धरती को जिंदा किया, मैंने तुम्हें नहीं बनाया। तुम तो धरती के इम्प्रोवाइजेशन में बन गए। अब अपने जूतों की तरफ ही देखो। मुझे कहां पता था कि तुम्हारे पैरों में कांटे और कंकड़ चुभ सकते हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। अगर मुझे पहले से पता होता तो यकीनन शुरू से ही जब बच्चे पैदा होते तो जूतों के साथ ही पैदा होते। तो जो कमी जहां मैंने छोड़ी वो हर चीज आज बिजनेस है, और वही तो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। सोचो, अगर जूते पहनकर बच्चे पैदा होते तो दुनिया में आज एक भी कंपनी जूतों की नहीं होती। तुम एक बात बताओ, तुम हर बात, हर चीज, हर कमी मुझ पे क्यों डाल देते हो? हर बात मुझसे किस बात का गिला है तुम्हें भाई?
अब तुमने मुझे नाटक में बुलवा दिया, मुझसे वो बुलवा रहे हो जो तुम चाहते हो, तो जाहिर सी बात है शुरू से तुमने ही मुझे गढ़ा है। मुझसे तुम्हारी क्या लड़ाई हुई? अपने सोर्सेज रिसोर्सेज बनाओ, मजे करो। किए कि नहीं? उस वक्त आइडिया नहीं आया था। हाँ, बाद में कुछ आइडियाज आए थे, मगर मैं उन्हें अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि ऑर्बिट लॉक हो गया था। मैंने तो तुम्हें शेर तक से लड़ने को तैयार नहीं भेजा था। हथियार तुमने बनाए अपने देखते रहने को जिंदा रखते हुए। कितनी अजीब बात है ना, जब जमाने को यह पता चला कि जहर पीकर इंसान मर जाता है, तो ये भी जानने के लिए कि कितने मर गए होंगे, क्या वो धरती पर तुम्हें यह बताने आया था कि ये जहर है? देखो मैं तो पी के मर गया, तुम मत पीना। एक वक्त था जब वक्त को पता नहीं था कि वो ठहरा हुआ है या चल रहा है। जब कुछ भी नहीं था तो वक्त को पता नहीं था कि वो है। वक्त को तो पूरी कायनात बनने के बाद पता चला कि वो वक्त है जब कायनात बनने के बाद पहला सितारा मरा। वक्त किधर से आया किधर जाएगा, इधर से उधर या इधर से उधर या उधर से इधर, या फिर गोल गोल घूमता रहेगा। यूनिवर्स को हमेशा से इस बात का एहसास था कि उसे कोई देख रहा है, और वो उस देखने वाले की खोज में फैलता चला गया और उसने उस देखने वाले को ढूंढ लिया। तो तुम देखते क्यों नहीं? हमेशा कला क्या कला की ही नकल करती रहेगी बस। फिर क्या लिखूं? मेरे ये ज़ियाती फलसफे, कायनात के बारे में, वक्त के बारे में, आपके बारे में। अपने दिल को उतारो, मगर किरदारों के कंधे से अपनी बात मत कहो। अपनी बात इस दफा किसी किरदार से मत बुलवाओ, अपने मुंह से अपना सच कहो। मैं जानता हूं तुम्हारी मुझसे लड़ाई है, तुम खफा हो मुझसे। वो देखो, ये क्या नाटक लिख रहे हो? बाहर कम नाटक है क्या? याद है वो जो बात तुमने शुरू में कही थी, ये दौर नाटक लिखने का नहीं रहा। वो मैंने ही तुमसे कहलवाया था। कॉमेडी, लव स्टोरी, संजीदा, आंदोलन, सब ख्याल अपने बारे में लिखने को कह रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं ये सब छोड़कर लाल बस्ता लिखूं? मैं भी ख्याल हूं, मेरी खोज करनी है तुम्हें, तभी तो तुमने सारे नाटक जला दिए। लिखो मुझे, मेरी खोज करो, मैं बताता हूं। लिख दो लाल बस्ता। तुम्हारा दोस्त याद है, वो भी तो तुम्हें सूफी बुलाता है, तो बन जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा। ढूंढो मुझे, मेरी खोज करो। कुफर का फतवा? फिर वही जवाब है, लाल बस्ता। क्या मैं आपको दोस्त कह सकता हूं?
जी बेगम साहब। जाओ अशरफ हसन मियां को बुला के लाओ। जल्दी जाओ। ये क्या लिख रहे हैं? तौबा तौबा। हसन मियां। जी बेगम साहब। इधर आइए। क्या हुआ भाभी जान? इधर आइए अशरफ। आपने बुलाया? ये देखिए क्या लिख रहे हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। ये नशे में कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। हसन मियां, आप तो इन्हें बचपन से जानते हैं, आप भी बताइए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो नहीं मालूम, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना उनका ये फितूर हम सबको ले डूबेगा। ये फिर से उन्हीं बातों पर आ गए हैं। हम सबका तो नहीं पता मियाँ, पर सबसे पहले उन्हें ही ले डूबेगा, फिर एक एक करके हम सबको या सबको एक साथ। इतना डायलॉग की तरह क्या बोल रहे हैं? आपको इनके साथ रहने की आदत आ गई क्या? जो मैं बोली वही आप बोले, मैं भी यही बोली कि सब डूब जाएंगे। मैंने कोई डायलॉग नहीं मारा है। आपने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, आप डायलॉग क्या मारेंगे? मतलब आप भाईजान को रास्ते से हटाने की बात सोच रही हैं? ना रहेगा राइटर, ना रहेंगे किरदार। ना रहेगा नहीं, ना रहेंगे राइटर, ना रहेंगे किरदार। इज्जत से बात करिए, आपके बड़े भाई हैं। मतलब क्या हम सबको डूबने से बस यही तरीका बचा सकता है? सबका तो पता नहीं, पर एक तरीका है, लाल बस्ती को ठिकाने लगा दिया जाए, और जब तक लाल बस्ती की ढूंढ मचेगी तब तक ये कश्ती बना ली जाए। लेकिन और अगर एक ही बात होती है। ठीक है, मगर कश्ती बनाएगा कौन? वही जिसे तैरना नहीं आता, जब इस काबिल नहीं है कि तैर पाए। जो सबसे मजबूर होगा वही सबसे मजबूत कश्ती बनाएगा। ओह, एक शख्स ने सबको डुबोने का बारूद बना दिया। जनाब, बारूद में कौन डूबता है? जब आप कहानी में डूब सकते हैं तो आप बारूद में भी डूब सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अशरफ, जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, उसने डायलॉग मारा, और अब शायद इस लाल बस्ती को मारने के काबिल हो गए हैं। ऐसा ना हो कि और डूब जाए। हसन मियां, डूबने का मतलब है इंसान डूब गया मतलब मर गया, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि और डूब जाए। 10 बातों में मेरे ख्यालों में एक ही बात को बार बार कर रहा है। ये क्या हो गया हम सबको? इस कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता नहीं भूतों की आत्मा किरदारों की। क्या हम सब भूत हैं? आपको फील नहीं हो रहा भाभी? आप डायलॉग मार रही हैं। आप तो रहने दीजिए अशरफ। आप जो बात अभी हसन मियां ने कही वही आपने अपने लफ्जों में दोहरा दी। जो भी हो भाभी, ये एक कमरा पूरी हवेली की जान नहीं ले सकता। हवेली की नहीं, हवेली में रहने वालों की बात कीजिए। और अशरफ, आप जाइए, ठंडे पानी से आके छत पर मिलिए, जाइए। मेरे ख्याल में भाभी जान, नहाना तो आपको भी चाहिए। क्यों? ये हसन मियां, आप भी नहा लीजिए, और अब तुम भी नहा लो। नहीं 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 बेगम साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहला दो। तो देखिए बेगम साहब, आप ही मुझे इस समय मत डालिए। तुम कैसे भी निकल जाओ, उनके आने के बाद आना। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा वो कब आएंगे? जाके सूरजमुखी के बाग में छुप जाओ, जब तुम्हें बुलाना होगा बुला लीजिए। मत देखिए बेगम साहब, मैं पैर पड़ता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बुला लो अपने साथ, छुपा लेना। अब नहा कर नमाज भी पढ़ लेते हैं। ये कौन सा वक्त है नमाज का? 5 की 4 हो जाए तो गलत है, 5 की 50 होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ भी इम्प्रोवाइज कर रही है। आप इस लाल बस्ते को लेकर लीजिए, आप कुछ भी बोल रही है। आप ये लेकर जाएंगे, वो उनको पता चल जाएगा। पता तो उन्हें फौरन चल जाएगा। फिर तो हसन मियां मुझ पर ही शक करेंगे, क्योंकि कमरे की सफाई के लिए मैं ही आता हूँ, आप तो समझिए। तुम पे कोई बात नहीं आएगी रावत, हम सब छत पर चलकर फैसला करेंगे, पर एक बात तय है, हम सब मिलकर इम्प्रोवाइज करेंगे। इम्प्रोवाइज का मतलब समझते हो रावत? हाँ हुजूर, इस कमरे में आने के बाद वो लफ्ज और उस लफ्ज का मतलब खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ गए। क्या? ये तो मेरे साथ भी हुआ। हमारे इम्प्रोवाइजेशन की दिशा ये होगी कि हमें कुछ भी कबूल नहीं करना है, एक दूसरे पर नहीं डालना है। जहां तक मेरा ख्याल है, बातचीत तो इसी कमरे में होगी, तो इस कमरे के किरदार जो हमसे बुलवाएंगे बोल देंगे। ये किरदार और किरदारों के ख्याल अपने राइटर के ही वफादार नहीं निकले, हम इन पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सबसे पहले आकर हसन मियां वो आपसे ही सवाल करेंगे। बातों को शुरू से शुरू मत करो, ख्यालों की ताकत है इस कमरे में, उस पर काबू करो। कमरा एक दिमाग बन चुका है और हम किसी के दिमाग में हैं। मगर बेगम साहिबा, अगर हम किसी के दिमाग में हैं तो किरदार की तरह या ख्याल की तरह? क्या बोला? कैसे बोला? रावत एजुकेट हो रहा है, रावत एजुकेट हो रहा है। समझो समझो, इसके पहले कि रावत हमसे ज्यादा काबिल हो जाए और झाड़ू फेंक कर बोले कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, क्योंकि सवाल उसने अच्छा पूछा है। चलिए निकलते हैं। नहीं भाभी, पहले इम्तिहान ले लीजिए। रावत, तुमने सवाल अच्छा पूछा है, कहीं कहीं कूड़ा छोड़ देना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कमरे में सफाई हुई है। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा,
अशरफ तुम झाड़ू लगाओ। हरामखोर, कैसे बोल रहा है? कैसे बोला? ये समझिए ये कमरा ख्यालों से भरा पड़ा है। रावत एजुकेट हो रहा है। अशरफ आप झाड़ू लगाते लगाते बाहर जाइए और बाहर जाकर रावत को आवाज लगाकर कहिएगा कि पब्लिकेशन वाले आए। जैसे ही ये बाहर आए तो कान के नीचे बजाकर इसको फिर से रावत बना दीजिए। जाइए। हसन मियां। जी बेगम साहिबा। जी जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा। अम्मी। हसन मियां, अशरफ कहाँ है? अशरफ। हसन मियां, आप तो इन्हें बचपन से जानते हैं, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो नहीं मालूम, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना उनका ये फितूर हम सबको ले डूबेगा। ये फिर से उन्हीं बातों पर आ गए हैं। हम सबका तो नहीं पता मियाँ, पर सबसे पहले उन्हें ले डूबेगा, फिर एक एक करके हम सबको या सबको एक साथ। इतना डायलॉग की तरह क्या बोल रहे हैं? आपको इनके साथ रहने की आदत हो गई क्या? जो मैं बोली वही आप बोले, मैं भी यही बोली कि सब डूब जाएंगे। आप लोग जहाँ से शुरू में ही आइए। हमारा एक लाल बस्ता रखा था, आपने देखा? हुजूर मैंने नहीं देखा। देखिए यहीं कहीं होगा। तो नहीं, हमने पूरे में देख लिया अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। फिर कहाँ चला गया? अशरफ आया था हमारे कमरे में। अशरफ के ऊपर शक करे, वो तो अपने कमरे के आसपास भी नहीं पटकते। आप उनकी हिमायत कब से करने लगे? आप तो ये बखूबी जानते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी इस कमरे में अक्सर आता है। हुजूर उस बस्ते में था क्या? सब कुछ मतलब? ये छोड़िए, आप कमरे की सफाई आज किसने करी थी? हुजूर रावत ने। रावत को भेजिए। रावत सूरजमुखी के फूलों के बीज लेने गया है। अंदाज़न कितनी देर में लौटेगा? मालूम नहीं हुजूर, साइकिल से गया है। और कौन आया था हमारे पीछे इस कमरे में? हुजूर 3-4 दफा बिल्ली को आते जाते देखा था। मियां, हमने आपसे कितनी दफे कहा है कि हमारे पीछे हमारा देखिए कमरा नहीं खुलना चाहिए, सफाई के लिए भी नहीं। हुजूर झाड़ू लगवाई थी और जाले साफ करवाए थे, वरना कमरा बंद ही तो था। बिल्ली को कहां से आते जाते देखा आपने? हुजूर मोखले में से। मोखला बंद नहीं करवाया अब तक? नहीं हुजूर। देखिए जरा मोखले के पास जाकर देखिए, यहाँ अच्छे से देखिए जनाब। यहाँ नहीं है मोखला छोटा, इसमें से हमारा लाल बस्ता कैसे जाएगा? वैसे कितनी मर्तबा मैंने आपको बताया है कि इस मोखले को बंद करवाइए। जी हुजूर। हुजूर उस बस्ते में आखिर था क्या? राम और रहीम बंद थे उस बस्ते में। आपको क्या लेना देना बस्ते में क्या था? हुजूर हुजूर कहीं आप उसे लखनऊ तो नहीं छोड़ा है? मैं लखनऊ कब गया? अरे मेरा मतलब है कहीं बाहर तो नहीं छोड़ा है? मियां कहीं लेकर नहीं गए। कहीं लेकर नहीं गए? फिर तो हुजूर यकीनन वो खुद ब खुद चला गया होगा। इधर हमारे कमरे से हमारी चीजें गायब हो रही हैं और आपका नाम शनाम बातें सूझ रही हैं। इससे बेहतर है कि आप जाकर उसकी तलाश करिए हवेली में और बाकी लोगों से भी मालूम करिए। जी हुजूर। सुनिए, और आप कहेंगे क्या उनसे? यही कि हुजूर का एक लाल बस्ता जो भी कमरे में मौजूद अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, कुछ नाश्ता भिजवा दीजिए, दवा खानी है। जी हुजूर। दरवाजा बैठते हुए जाइए। जी हुजूर। मुझे ट्रेन में सफर करना बिल्कुल नापसंद है,
पर 2 रोज पहले काम के सिलसिले में जाना पड़ा। सफर के दौरान मैंने लाल बस्ते का आखिरी चैप्टर लिखा। पर अब सच तो ये है कि मैं लाल बस्ते की हकीकत से किसी को रूबरू नहीं कराना चाहता। उस सवाल का जवाब जो आकर हर वो शख्स पूछेगा जिसे ये खबर मिलेगी कि कोई लाल बस्ता था, उस बस्ते में क्या है, उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लाल बस्ता अपने आखिरी चैप्टर के बिना है। अब ये बात यहीं दफन हो जाए तो अच्छा है। अरे आज आप नाश्ता ले आए? हसन भैया बता रहे थे कि आप कुछ परेशान हैं। आपका कोई लाल बस्ता नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा। क्या था बस्ते में? क्या था उस बस्ते में? सब कुछ। सब कुछ मतलब? अशरफ हमारे कमरे में क्यों आए थे? आपके कमरे में? नहीं तो? हसन मियाँ तो कह रहे थे। वो तो हमारे पास आए थे। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो लेकर चले गए। कब? कल शाम को। उन्हें हमसे पैसे मांगने में शर्म आती है? जाकर कह दीजिए उनसे कि अगर वो हमसे पैसे ना मांगकर ये जताना चाहते हैं कि वो इतने खुददार हो गए हैं, तो वो ये बात ध्यान रखें। इधर देखिए कि जो पैसे आप उन्हें दे रही हैं वो भी हमारे ही हैं। आपसे पैसे ना मांगकर वो अपनी खुददारी नहीं दिखाते। अब उनकी उम्र नहीं रही, वो झिझकते हैं। हमारे कमरे में चोरी छुपे आने से तो नहीं झिझकते? फितूर मत पालिए, कोई नहीं आता आपके कमरे में। बस मैं ही कभी कभी सफाई करवाती हूँ। राज, कमरे की सफाई आपने अशरफ से करवाई थी? थोड़ा ख्याल कीजिए, आपके छोटे भाई हैं। छोटे भाई? किसने खरीदी राज कमरे की सफाई? रावत ने, पर आज सवेरे नहीं, कल मैंने उसे कहा था। पर नियम तो ये था कि हमारी मौजूदगी में सफाई होगी हमेशा। जब आप होते हैं तो किसी की मजाल है आपके कमरे में घुस जाए? मैंने उसे कहा था कि सिर्फ झाड़ू लगाना और जाले साफ करना, किसी सामान को हाथ न लगाए। और मैं थी ना वहां। तो फिर? जरा देखिए अपने कमरे की हालत। जहां शमा पे धूल ने परवाने की जगह ले ली है, जहां ये झरोके भी अपने वजूद को नकार रहे हैं, जहां ये कालीन भी अपने कारीगरों को याद करने लगे हैं। जरा देखिए अपने कमरे की हालत। जहां ये किताबें अपनी सल्तनत फैला रही हैं, हुकूमत की साजिशें रच रही हैं, जहां किताबों में से हर्फ, लफ्ज और जुमले बेबाक बाहर निकलकर इन खामोश दीवारों पर चढ़ने लगे हैं, जहां महज इस कमरे की छत और फर्श किसी के जमीन और आसमान हो गए। जरूर देखिए अपने कमरे की हालत मियां, जिसे आप अपनी ख्वाबगाह कहते हैं। वहां ना ख्वाब है ना ख्वाब देखने वाला। अब तो ये खिड़की भी जाम हो गई है, जो सूरजमुखी की भीनी भीनी खुशबू आती थी। बेगम, यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए और इत्मीनान से सोचिएगा कि कौन कौन आपसे नफरत करता है। शायद आपका बस्ता चुराने वाला वो ही हो, क्योंकि ये काम किसी आपसी चाहने वाले का नहीं लगता, क्योंकि उस बस्ते में ना हवेली होगी ना हवेली की बुनियाद। हाँ हाँ हाँ, ना हवेली होगी ना हवेली की डायलॉग। ये तो मेरे तीसरे नाटक का डायलॉग जो मैंने जला दिए। सुनो, तुमने सिर्फ डायलॉग याद कर रखे हैं। ये कब हुआ? इसके आगे का क्या डायलॉग था ये? अरे यही तो था, नफरत। कौन हमसे नफरत करता है? ये शमा जिसके परवाने हमने धूल के पिंजरे में कैद कर दिए हैं, या ये झरोके जो वापस अपनी पहचान मांग रहे हैं, या फिर ये बेजान कालीन जो वापस अपनी जीनत वापस पाना चाहती है। कौन हमसे नफरत करता है? ये दीवारें जिन्हें हमने कोरे कागज का मानिंद समझ लिया है, कौन हमसे नफरत करता है? इस कमरे में सिमटी हुई छोटी सी दुनिया, या ये फर्श और छत जो हमें अपने जमीन और आसमान लगते हैं, या ये खिड़की जिसका हक हमने छीन लिया है, या नफरत करती ये तन्हाई जो अब तक हमारा कत्ल नहीं कर पाई है, या कोई और भी है जो हमसे नफरत करता है। सोचो। अच्छा हाँ, याद आया, उनसे ज्यादा भला हमसे कौन नफरत करता होगा? और बेगम, ये किताबों की सल्तनत नहीं है, किताबों का कुनबा है।
ये डायलॉग बेगम को कैसे याद हुआ? हुजूर अंदर आ सकता हूँ, रावत आ गया है। चलिए। हुजूर 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 मैंने कुछ नहीं किया। हुजूर हुजूर मैंने कुछ नहीं किया। असल में हमें एक बात बताइए, ये बेगम को क्या एक्टिंग का शौक था अपनी जवानी में? मतलब क्या वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी? हमारे कमरे में चोरी छुपे घुसकर हमारे नाटक पढ़ती थी, डायलॉग याद करती थी। अभी बात कर रहे थे, खाली पीली एक डायलॉग चिपका कर चली गई। हुजूर एक बात बताइए, ख्वाब को ख्वाब की बात बताई जा सकती है, चांद को सूरज की बात बताई जा सकती है, एक पूरी किताब की बात रुबाई को बताई जा सकती है, ख्याल की बात किरदार को बताई जा सकती है, एक किरदार की बात जमाने को बताई जा सकती है, जमाने की बात खुद को बताई जा सकती है, खुद की बात खुदा को बताई जा सकती है। हुजूर एक ख्याल खुद भी किरदार बन सकता है क्या? यार मुझे तो लग रहा है नाटक चल रहा है। ये सब उसी नाटक के डायलॉग है, मेरे तीसरे नाटक के। मतलब आपको भी अपनी जवानी में अभिनेता बनना था? नहीं नहीं हुजूर, तौबा तौबा। तो फिर ये मेरे नाटक के डायलॉग कहां से याद रट के बैठे आप? हुजूर क्या नाटक और क्या हकीकत, नाटक पर ही हमेशा से नाटक लिखा गया है। ये भी उसी नाटक का डायलॉग है। सफदर अपने नाटक में अपने पुराने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए डायलॉग कहता है। अब क्या चाहते कि मैं ये सब शराब पीकर कहूं? और ये नाटक नाटक क्या कर रहे हैं? नाटक फैल जाए, नाटक का भी कोई वायरस बन सकता है। फैल जाए? अरे हुजूर नाटक तो बहुत पहले ही फैल चुका है, तभी तो मैंने कहा कि नाटक को देखकर नाटक लिखा जा रहा है। तुम भी सफदर के डायलॉग बोल रहे हो? हुजूर मैं रावत हूँ, रावत ब्राह्मण, सफदर नहीं। मतलब समझे नहीं तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें भी अपनी जवानी में अभिनेता बनना था। अभिनेता बनना था? जब नाटक को देखकर नाटक लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात मैं किरदार हूँ। किरदार तो तुम हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम थिएटर देखते थे या थिएटर में रुचि रखते थे कभी? वही तो मैं कह रहा हूँ हुजूर, मैं एक नाटक में किरदार हूँ, एक नाटक में अभिनेता। तुम कहाँ तक पढ़े हो रावत? इतनी ज़हीन बातें तुम्हारे मुंह से पहले कभी नहीं सुनी। ज़हीन बातों का क्या है हुजूर, यहीं रखी रह जाएगी, यहीं छपी रह जाएगी। मैं तो कहता हूँ हंसा हंसा जाए, डोंट टेक फन सीरियसली। ये भी मेरे उसी नाटक के डायलॉग बोल रहे हैं आप। और आप डायलॉग नहीं बोल रहे क्या? तुम अपनी हद पार कर रहे हो रावत। तुम एक चीज चुन लो, किरदार है अभिनय। तुम इस वक्त अपने किरदार में वापस जाओ। जाओ सूरजमुखी के फूलों के बीच फैलो क्यारों में। अभिनय छोड़ दूं? अभिनय छोड़ दूंगा तो क्या किरदार में अभिनय नहीं करूंगा? अभिनय नहीं करूंगा तो किरदार का वही अभिनय होगा। क्या वो अभिनय नहीं कर रहा है? तो क्या तुम नाटक कर रहे हो जो अभिनय करोगे? मुझे मत सिखाइए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किरदार कर रहा हूँ, किरदार में झूठ बोल रहा हूँ। ये दोनों बातें मुझे पता है, इसलिए मैं किरदार कर पा रहा हूँ। मोहनदास ये क्या हो रहा है? नाटक। नाटक? रोमियो कौन है? रोमियो मैं हूँ। रोमियो चलना है क्या? हाँ। जब हम ये सोच सकते हैं कि कभी कुछ नहीं था, कोई नाटक नहीं था, कोई नाटक लिखने वाला नहीं था, कोई नाटक देखने वाला नहीं था, जब हम ये देख सकते हैं तो ये तय है कि हमारी सोच पर कोई पर्दा नहीं था और हम वहां जा सकते हैं। जूलियट चलना तो हम भी चाहते हैं, पर ये पर्दा ज़हन से इतनी आसानी से नहीं हट सकता, ये सब भ्रम है। लेकिन फिर भी हम वहां जा सकते हैं ना। कुछ नहीं से वजूद में आना, कुछ नहीं के पहले जाना। आप सब मुझे एक बात बताइए, क्या आज तक आप सब मेरे कमरे में चोरी छुपे घुसते रहे और मेरी लिखी चीजों को पढ़ते रहे? मेरा लाल बस्ता कहाँ है? मैंने पूछा मेरा लाल बस्ता कहाँ है? हमें नहीं पता। रावत तुमसे मिलने पब्लिकेशन वाले आए। आया। ये पब्लिकेशन वाले रावत से मिलने क्यों आएंगे? अरे उनको मुझसे काम होगा। रावत बताओ हमारा लाल बस्ता कहाँ है? हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास है। हुजूर हमने कोई लाल बस्ता नहीं देखा। हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, हुजूर इस बार हमें बता दो हमारा लाल बस्ता कहाँ है? फिर उसने ना केवल मुझे उन ख्यालों की दुनिया से बरी किया बल्कि किरदार भी दिया। मगर मैंने कोई सवाल क्यों नहीं किया? मैं क्यों मान गई? फिर एहसास हुआ दरवाजे पर क्यों कोई पहरेदार नहीं। क्या वो कोई पहरेदार ढूंढ रहा है? मुझे एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता था, मैं पागल भी रहूं, समझदार भी, मैं एक सवाल भी रहूं, एक जवाब भी, मैं किरदार भी रहूं, एक ख्याल भी। मगर जितनी अफरा तफरी मैंने उसके ज़हन के ख्यालों में देखी, उससे कहीं ज्यादा अफरा तफरी मैंने उसके बनाए इस दुनिया के किरदारों में देखी। मैं एक रहस्य बन चुका हूँ। मुझे सुलझाने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझमें रुचि रखने के लिए मेरे आसपास कई किरदार है, पर क्या कभी मैं खुद को सुलझा पाऊंगा? नाटक में नाटक लिखते लिखते नाटक बन गया, इसको भी इसी नाटक में हकीकत आजमानी थी। क्या ये लाल बस्ता हर बार रंग बदलता है? लाल बस्ता पूरा जल गया। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि जलकर वो लाल बस्ता अब काला हो गया है। मैंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया
और ये सोचते सोचते सुबह हो गई कि अब तक इसका रंग बदला है, ये जल के राख क्यों नहीं हुआ। ये उसको लेकर आइए बाहर। चलने दो अगर मंजूर है कि मैं कोई नहीं। ये सुनते ही हुजूर मैं बाहर की तरफ दौड़ा कि एक आवाज फिर आई, ठहरो कि ठहरा नहीं जाता। मुझे 27 साल का किरदार मत दीजिए, अब 27 की तरह चला नहीं जाता। फिर से मैंने उस जलते हुए लाल बस्ते को देखा कि एक आवाज फिर आई, चलने दो अगर मंजूर है कि मैं कोई नहीं। ये सुनते ही मैं सोचने लगा, मैं सोचने लगा हसन मियां होश में आइए, होश में आइए। पानी लाओ। जाइए, दरवाजा खुला रहने दीजिए। हसन मियां मैं भी आ रही हूँ, रुकिए रुकिए। ये फिर लिखेगा और उसकी खोज में हमें जला देगा। इस बार मैं कॉमेडी लिख रहा हूं। मैं कोई कॉमेडी लिख रहा हूं।